हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी मृणाल कुमार, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, इंटरमीडिएट बॉयज सेक्शन, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को सिलेबस का दूसरा चैप्टर शुरू कर रही हूँ, जिसका नाम है एकदलीय प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर का जो हेड है एकदलीय प्रभुत्व का दौर, इससे समझ में आता है कि किसी भी एक दलीय प्रभुत्व का वर्चस्व या उसका प्रभुत्व किस प्रकार से हमारे भारत पर रहा। हमारा संविधान, हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, और इसके पश्चात हमारे देश में अपनी संविधान को बनाने का काम शुरू किया गया, जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन गया। लेकिन ये और हस्तांतरित भी हो गया। यह संविधान जो था ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उस समय भारत का शासन अंतरिम सरकार कर रही थी। यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको कि ये अंतरिम सरकार जो होती है वो क्या है। वो ये है कि भारत उस समय तुरंत इसे आज़ादी मिली थी। अभी इसके पास सरकार बनाने के लिए बहुत सारे तरीक़ों का, बहुत सारे वजूदों का, बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करना था। इसलिए तब तक के लिए जो सरकार काम करेगी, जो आदेश देगी, किसके आदेश पर और काम होंगे, तो इसलिए उस समय कांग्रेस की ही सरकार का कार्यभार संभाला। और इसमें सभी हमारे देश के जितने भी नेता थे इसके अंतर्गत कार्यरत थे, और यही सरकार का सारा ताना बाना देख रही थी। तो यहाँ पर जब हमारे देश में ये आवश्यक था कि भारतीय संविधान को बनाना है, और जब भारतीय संविधान की पूरी व्यवस्था जो थी वो हो चुकी 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू किया गया 1950 को, यानी 3 साल का समय हमारे देश में संविधान बनने में लग गया। और इस संविधान बनने के पश्चात हमारे देश में आज़ादी के बाद अंतरिम सरकार जो थी वही हमारे देश को चला रही थी। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि एक समझौते की सरकार थी। ये अंतरिम सरकार जो थी एक समझौते पर सरकार चल रही थी। और ये सरकार जो थी, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही कांग्रेस तथा भारतीय जनता की जो आस्था थी वो हमारे लोकतंत्र में थी। यानी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे भारत पहले से ही सोच रखा था, क्योंकि भारत के लोगों ने ब्रिटिश तानाशाह के अत्याचार को देखा था और उनका विरोध भी किया था। तो यहाँ पर 1929 यानी 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की थी, वहीं 1931 में कराची अधिवेशन में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए भी बातों को रखा था। यानी मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस अधिकार के तहत क्या क्या अधिकार, किन किन अधिकारों को रखा गया था, वो ये था कि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, समानता का अधिकार हो, सार्वभौमिक मताधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार हो, आदि सभी को शामिल किए गए थे। तो इस तरह से कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 1935 में संविधान सभा की मांग की, जिससे भारतीय अपनी इच्छानुसार शासन व्यवस्था की स्थापना कर सके। और इस मांग को 1938 में फिर से दोहराया गया, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो 1936 और 37 में इन अधिवेशनों में समाजवाद, लोकतंत्र तथा कल्याणकारी राज्य से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया था।
तो भारत जब आज़ाद हुआ तो नए संविधान द्वारा इन प्रस्तावों में निहित मूल्य व धारणाओं को व्यवहारिक रूप देने का भी प्रयास किया गया। तो इस तरह से भारत लोकतंत्र राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही पुष्ट हुई मतलब भारतीय जनता की आकांक्षाओं का स्वाभाविक परिणाम था ये सब। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो अंतरिम सरकार थी ये समझौते की सरकार थी। अब हमारे देश में चुनाव का दौर भी आना था, हमारी सरकार बननी थी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे भारत में 1952 में चुनाव हुए, यानी ये 1951 से ही शुरू कर दिए गए थे। चूँकि उस समय की बात थी, उस समय ना हमारे पास इतने तकनीकी व्यवस्था थी, ना ही इतना आज के दौर जैसा सारे मोबाइल्स वगैरह थे, ना ही कोई और भी संसाधन थे जिसके ज़रिए बहुत जल्दी कार्य नहीं हो पाते। तो ये 51 में शुरू किया गया और 52 तक ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी। तो यहाँ पर हम ये भी देखें कि हमारे भारत ने तो ये पहले ही से तय कर लिया था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, यानी भारत की सरकार जो बनेगी वो हमारे भारत में लोकतंत्र की सरकार बनेगी। यानी सरकार भी बहुत तरह की है पूरी दुनिया में। हम देखें तो सरकार वैसे तो 2 तरह की सरकार है, जैसे अध्यादेशात्मक सरकार और संसदात्मक सरकार। अध्यादेशात्मक सरकार जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी अध्यादेशात्मक सरकार नहीं होती है। मतलब हमारे जो 2 सरकार है, 2 तरह की शासन सत्ता जो चलाई जाती है वो उसमें अध्यादेशात्मक सरकार की व्यवस्था जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। और दूसरा जो है संसदात्मक शासन प्रणाली, ये कार्यपालिका तथा मंत्री परिषद कार्यकाल का अनिश्चित होता है और व्यवस्थापिका के प्रति ये उत्तरदायी होता है। लेकिन तब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि उदाहरण के तौर पर अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था हम अगर देखें तो ये हम देखते हैं कि हमारे दुनिया में ये अमेरिका की सरकार जो है वो अध्यादेशात्मक सरकार है, अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली वहाँ पर अपनाई गई है। और हमारे भारत में यहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाने की बात को रखी गई थी। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर भारत जो है वो केंद्रीय मंत्री परिषद व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत और ब्रिटेन में संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। तो दोनों ही प्रणालियों में संचालन राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं होता है। अब यहाँ पर संसदीय प्रणाली कि जो राजनीतिक दल के बिना सरकार का निर्माण ही नहीं किया जा सकता। यानी संसदीय प्रणाली के अंतर्गत हम देखते हैं कि दलीय व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया जाता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर सका हो, या जो बहुमत प्राप्त कर लेता है वही हमारे देश की सरकार बनाने का काम करता है। तो लोकतंत्र में एक से अधिक दलों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिलना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम देखते हैं कि किसी भी देश, बहुत सारे दुनिया के देशों में हम देखेंगे कि अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। यदि किसी देश में एक दल की राजनीतिक प्रक्रिया है तो बहुत सारे देश में द्विदलीय प्रणाली है। अमेरिका ब्रिटेन में 2 दलीय प्रणाली है, भारत में बहुदलीय प्रणाली के उदाहरण मिलते। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि राजनीतिक दल न केवल व्यवहारिक रूप देने के लिए बल्कि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। राजनीति व सरकार में प्रभुत्व आधार पर भारतीय राजनीति को सुविधा की दृष्टि से 3 युगों में बांट दिया गया। 3 युगों मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एक दलीय प्रभुत्व का युग जो था वो 1952 से 1967 तक केंद्र में बिना किसी चुनौती के कांग्रेस पार्टी का
शासन रहा। इस काल में दूसरे दलों का प्रभाव नगण्य था, यानी उस समय और भी कोई पार्टी इस तरह से लोकप्रिय नहीं थी या उसके सामने उतनी मजबूत पार्टी नहीं थी जो कि कांग्रेस का सामना कर सके। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी में जो पुनर्स्थापन का दौर था वो 67 से 89 तक का दौर था, जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर कांग्रेस को नए दलों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और ये पुनः अपना वर्चस्व की स्थापना का प्रयास भी किया। और तीसरी थी गठबंधन की राजनीति का युग। तो ये आया था हमारे 1989 के आम चुनाव के बाद, जिससे कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी आई और क्षेत्रीय दलों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। तो केंद्रीय स्तर पर गठबंधन की जो राजनीति का आरंभ हुआ था, वो गठबंधन की राजनीति का मतलब ये हो गया कि कई दलों को मिला जुला करके सरकार बनाने का काम किया गया, क्योंकि किसी भी आम चुनाव में किसी भी पार्टी की उम्मीदवार को या किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। तो इसमें क्या किया जाता है, तो कि पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनेगी या हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये तीन मेन बात थी जिसके आधार पर हमारी पिछली सरकार काम की और इस तरह से कांग्रेस का जो वर्चस्व था व प्रभुत्व था ये पूरे भारत में देखने को मिला। अब हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि शुरुआती दौर में एक तो हमारे संविधान को बनने में ही लगभग 3 साल का समय लगा और लगभग 2 साल का समय और लग गया हमारे भारत में चुनाव कराने के लिए, क्योंकि चुनाव के स्थिति में जब हमारा भारत आया उस समय हमारे भारत की जनसंख्या थी, हमारे भारत की जनसंख्या 17 करोड़ के आसपास थी। यानी 17 करोड़ लोग जो थे ये मतदाता थे हमारे देश के लिए। इसमें 15% जो लोग थे वही पढ़े लिखे थे। तो ये आम जनता जो पढ़ी लिखी जनता थी, सिर्फ इनसे अगर हम चुनाव की व्यवस्था या मतदान कराने की सोच नहीं सकते थे, यानी चूँकि हमारे पूरे भारत से इनको मतदान करना था। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। मतदान भी ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। और हमारे भारत में चुनाव आयोग का भी निर्माण किया गया, क्योंकि इसकी जब तक चुनाव आयोग इस चीज़ को नहीं करता है, नहीं देखता है, तब तक कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है। तो 1950 में भारत का चुनाव आयोग की स्थापना की गई, जिसकी प्रथम उपायुक्त थे सुकुमार सेन। तो अब ऐसा लग रहा था कि पहला आम चुनाव 1950 में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि आयोग ने विश्लेषण किया कि भारत जैसी बहुत सारे विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय आदि के वाले व्यक्ति हैं, तो इन सभी को अनेकता में एकता है भारत में। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं। तो यहाँ पर स्वच्छ और मुक्त चुनाव कराना आसान काम नहीं था। तो स्वच्छ व निष्पक्ष मतदान कराने के लिए जरूरी हो गया कि चुनावी क्षेत्र का पहले पुनर्गठन किया जाए। फिर जरूरी था कि मतदाताओं का नाम की सूची तैयार की जाए। इन दोनों कार्यों में कुछ समय लग गया। पहली सूची प्रकाशित होने के पश्चात ये समझ में आ गया कि 40 लाख महिलाएं जो थी उनका नाम शामिल ही नहीं किया गया, और शामिल भी ऐसा किया गया था जो कि सही नहीं था। यानी किस तरह से शामिल किया गया था कि फला व्यक्ति की पत्नी, फला व्यक्ति की पुत्री, इस तरह से महिलाओं को संबोधन करके उनको बताया गया था, लेकिन ये सही नहीं था, जिससे हमारे देश की 40 लाख महिलाएं
वंचित रह जाती मतदान से। तो ये सभी चीज़ों को चुनाव आयोग ने बिल्कुल गलत बताया और ये कहा कि इनकी सूची को पुनः प्रकाशित किया जाए और इसका उसने आदेश दिया। तो आम चुनाव की तैयारी करना विशाल कार्य था। उस समय पूरी दुनिया में कहीं न कहीं इस तरह का समानांतर चुनाव नहीं हुआ था। तो बहुत सारे देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। जैसे हम यूएसए में देखें तो 1920 में वहाँ पर महिलाओं को मतदान देने के लिए किया गया, पहला काम किया गया। ब्रिटेन में 1928 में किया गया। बहुत सारे यूरोपीय देश में भी बहुत दिनों के बाद महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया। तो उस समय हम ये भी देखते हैं कि हमारे भारत में जो इस तरह की बात आई थी, यहाँ पर महिलाओं को वंचित करने का कहीं कोई मंशा नहीं थी, लेकिन उनकी जो जनगणना थी ये सही तरीके से नहीं किया गया था। इसलिए चुनाव आयोग ने इस सूची को पुनः प्रकाशित करने का आदेश दिया। 17 करोड़ वयस्क नागरिक अर्थात मतदाता थे और 489 में संसद के सदस्यों को 32,000 विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करना था। और इसमें हम लोगों ने देखा कि 15% ही मतदाता जो थे वो साक्षर थे, शिक्षित थे। तो चुनाव आयोग ने इसलिए मतदान का एक विशेष तरीका अपनाया। इसमें 3 लाख से अधिक मतदान अधिकारी और कर्मचारियों को भर्ती करके उन्हें प्रशिक्षित किया गया और ये काम को पूरा करने के लिए बताया गया कि किस तरह से इनकी सूची को तैयार करना है, किस तरह से इनके कार्यों को पूरा करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को इसमें नियुक्त कर लिया गया। यानी हमारे चुनाव आयोग ने के अंतर्गत इतने अधिक कर्मचारियों को भर्ती किया गया और उन्हें प्रशिक्षित किया गया। तो लोकतंत्र उस समय सफलता, और दुनिया में बहुत सारी लोकतंत्र की जो बात चल रही थी, वहाँ देखा जा रहा था कि जैसे लोकतंत्र में यूरोप था, अमेरिका विकसित देश था में देखी गई, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति साक्षर थे। लेकिन हमारे भारत में इतनी बड़ी संख्या में साक्षरता नहीं थी। तो ऐसे स्थिति में, और सबसे बड़ी बात तो ये भी हो गई कि यूरोप देशों में बहुत सारी महिलाओं को मताधिकार भी नहीं दिए गए थे। लेकिन फिर भी वहाँ की जो लोकतंत्र थी बहुत ही सफल थी, बहुत ही वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग साक्षर थे। तो भारत द्वारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का यहाँ अनुभव किया जाना बहुत अतुलनीय और जोखिम भरा था। तो बहुत कुछ यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कुछ राइटर्स से जो हिंदुस्तान के संपादक थे, इन्होंने इतिहास का एक बड़ा जुआ का नाम इसे दिया था। फिर हम किसी पत्रिका में ये भी लिखा गया था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन में जीवित रहते ही यह देख सकेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हो रही थी और पूरी दुनिया की नज़र भारत पर थी कि ये किस तरह से लोकतंत्र को अपनाने की बात कर रहा है और ये कैसे अपनी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार भारत में ला पाएगा। ये सभी पूरे देश की नज़र भारत पर टिकी हुई थी। लेकिन भारत 2 बार चुनाव स्थगित जरूर किया, लेकिन फिर अक्टूबर 1951 में फरवरी से लेकर के अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच चुनाव कराए गए। यानी ज़रूर उस समय की प्रक्रिया इतनी आज के दौर के समान बहुत आसान नहीं था, चूँकि उस समय सर्वप्रथम हमारे देश में चुनाव कराना था, उसके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना था, बहुत सारे कार्यों को करना था। तो ये सभी चीज़ों को करने में समय लगा और इस समय के पश्चात भारत में चुनाव ज़्यादातर भागों में मतदान किया गया और 1952 का चुनाव जिसे कहा जाता है। तो इस बीच क्या क्या काम में बहुत ज़्यादा समय लग गया। हम देखेंगे कि प्रचार, मतदान की गिनती लगभग 6 महीने लग गए।
चुनावी प्रतियोगी थे, क्योंकि प्रत्येक सीट के लिए औसतन 4 उम्मीदवार खड़े किए गए थे और इस चुनाव का परिणाम जो आया वो निष्पक्ष व स्वच्छ माना गया। यहाँ तक कि हारने वाली भी जो पार्टी थी, उन्होंने भी इस चुनाव प्रक्रिया को सही और अच्छा बताया। वहीं पर हिंदुस्तान टाइम्स में ने भी ये बात को लिखी थी कि यह बात हर जगह मानी जा रही थी, भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। यानी चुनाव बहुत अच्छे तरीके से किया गया। हमारे भारत में चुनाव जो हुए उसका परिणाम जो आया ये कांग्रेस के पक्ष में आया। और कांग्रेस चूँकि हमारे भारत में नहीं थी, चूँकि इसका निर्माण तो बहुत पहले ही हो चुका था हमारे भारत के संविधान के तहत नहीं, जब हमारा भारत गुलाम ही था। यानी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो अंग्रेज एक नेता थे, उनके अध्यक्षता में A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में कांग्रेस का निर्माण किया गया था। तो ये एक बहुत पुरानी पार्टी थी और इसमें जितने भी बड़े देश के नेता थे ये सभी इसके कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत थे। तो इतनी बड़ी सफलता के बाद हम लोगों ने ये देखा था कि कांग्रेस भारत पर में लगभग 1952 के चुनाव में 364 सीटें इसको मिली थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही सफल और अच्छा प्रयास था और इसको काफ़ी सफलता मिली। तो ये जो था, जो पूरे दुनिया की नज़र भारत पर थी और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये भारत में किस तरह से आम चुनाव होंगे, किस तरह से लोकतांत्रिक सरकार बन पाएगी। तो ये सभी के प्रयास से भले हमारे देश में समय ज़रूर लग गया, यानी हमारे भारत को आज़ादी मिले 1947 में मिला, लेकिन इसका हमारे देश का संविधान ही बन पाया 3 साल लगभग लग गए और 2 साल लग गए हमारे देश में इसके चुनाव कराने में। यानी 5 वर्ष का समय ज़रूर लग गया, लेकिन हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था, हमारी जो सरकार बनी वो बहुत अच्छे तरीके से बन पाई। यानी जो विपक्ष भी था वो भी अपनी हार के बाद भी इस प्रयास को सही कहा और कहा कि चुनाव का परिणाम जो आया है वो निष्पक्ष और स्वच्छ है। तो यहाँ पर आज की दौर वाली राजनीति नहीं थी उस समय। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि उस समय आधुनिक समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाने के लिए शासन व्यवस्था के 2 मुख्य स्रोत बताए गए। इसमें एक है संविधान और दूसरा है राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन क्या है? मतलब राजनीतिक संगठन या सरकार को चलाने के लिए एक ऐसी एजेंसी होती है जो सबसे अधिक जिसकी अनिवार्यता होती है, उसी को हम लोग यहाँ पर राजनीतिक दल कहते हैं। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही जब संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र सार्वभौम राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, तब उसने पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने देशवासियों और नेताओं से राजनीतिक दलों की बीमारी को अमेरिका में न पनपने देने की सलाह दी थी। लेकिन बहुत जल्दी ही वहाँ भी दल प्रणाली और दलीय व्यवस्था का जन्म हो गया। जिस देश ने इसको सही नहीं भी कहा, लेकिन उस देशों में भी दलीय व्यवस्था आ गई थी। तो राजनीतिक दल आधुनिक राजनीतिक की एक जीवन धारा हम मान सकते हैं, जिसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति जो होते हैं वो उसकी उपेक्षा की जाती रही। लेकिन हमारे राजनीतिक शास्त्रियों ने, इतिहासकारों ने अब तक की राजनीतिक दलों के प्रति जो भी अभिरुचि से यह प्रकट किया गया वो क्या था? राजनीति का आधुनिक अध्ययन भी एक शांतीय क्रांति के रूप में मानी गई। तो यहाँ पर संसदीय राष्ट्रपति या अध्याशात्मक दोनों ही तरह की शासन प्रणाली को राजनीतिक दलों के बिना नहीं चलाया जा सकता है। यानी कि हम किसी भी शासन प्रणाली को अपना लें, इसके बिना हमारे देश में शासन व्यवस्था को, हमारी सरकार को नहीं चलाई जा सकती है। हम भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली
को अगर देखें तो उस समय क्या था कि हमारे भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 3 अनुच्छेद संविधान के तहत अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, जो 1950 में किया गया था। और यहाँ पर इसका मुख्य कार्य क्या था? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि को स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव का संपादन करना है। और चुनाव आयोग जो है मतदाता की सूची तैयार करता है, इसके कार्य हो जाते हैं, तथा चुनाव में आचार संहिता को लागू करता है। चुनाव आयोग का जो मुख्य होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसे संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके हटाने का प्रावधान है। तो संविधान में चुनाव आयोग को सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखने का प्रयास जो किया गया है, बिना किसी सरकारी दबाव के वो अपने चुनाव का संपादन निष्पक्ष रूप से कर सके। अतः चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र के खतरे बढ़ जाएंगे। भारत में पहली बार चुनाव आयोग का गठन हम जानते हैं कि 1950 में किया गया, जिसके मुख्य आयुक्त सुकुमार सेन रहे। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि भारत में निर्वाचन में भाग लेने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था। यानी यहाँ हमारे भारत में वोट डालने का जो संविधान में सभी वयस्क नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार के तहत इसे दिया गया है, जो हमारे देश में भारतीय मताधिकार को करने के लिए प्रयास किया गया और ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। इसकी आयु सीमा क्या है? हमारे देश के वयस्क नागरिक कौन है? शुरुआती दौर में हम 3 आम चुनाव में देखेंगे कि वहाँ पर 21 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति हमारे देश के वयस्क नागरिक माने जाते थे, लेकिन उसके पश्चात हमारे भारत में 18 वर्ष की आयु निश्चित की गई, जो कि हमारे भारत में 18 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति हमारे देश के वयस्क और जिम्मेदार नागरिक के रूप में हैं। तो इन्हें हमारी सरकार को बनाने के लिए अपना मतदान देने का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि चुनाव के संबंध में संविधान के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है। संसद कानून का संचालन के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 1950 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पारित किया गया था। तो इस ढंग के चुनाव संबंधी प्रक्रिया जो थी, इनके नियमों का इसको हम देखेंगे कि जिनके निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किया जाता है। भारत में गुप्त मतदान की व्यवस्था की भी व्यवस्था है। मतदाता निर्भीक होकर के अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। इस आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए हमारे देश में योजना आयोग, चुनाव आयोग या कह ले इसको पूर्ण अधिकार दिया गया था। और इसके आधार पर इनके बहुत सारे काम जो होते हैं, ये हमारे देश की शासन सत्ता को देखती है कि किस कार्य हमारे आम चुनाव के बाद जो सरकार बनती है उसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए रखा गया है भारत में। और ये 5 वर्ष के उपरांत फिर से जब आम चुनाव आ जाते हैं तो इसके लिए चुनाव आयोग फिर बहुत अपना कार्य सक्रिय रूप से करने लगता है। और क्या करता है वो? चुनाव की घोषणा करना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम को बताना, लोगों को हमारे देश में जितने भी मतदातागण हैं उनकी सूची को तैयार करना, नए मतदाताओं की सूची तैयार करना, घर घर जा कर के 18 वर्ष के व्यक्ति का नामांकन करना। तो इस आधार पर हमारी एक वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रथम आम चुनाव में हमारे भारत
का जो प्रथम आम चुनाव था, ये बहुत सफलतापूर्वक हमारे देश में हो पाया। तो ये चुनाव प्रक्रिया को लेकर के जितने भी देश दुनिया के कह रहे थे कि भारत को पश्चाताप करना पड़ेगा, नेहरू को पछताना पड़ेगा, बहुत तरह की बातें हो रही थी, ये सभी बातों का अंत हो गया और भारत में बहुत अच्छे और निष्पक्ष और स्वच्छ रूप से मतदान हो पाया। आज के दौर के समान उस समय की राजनीति नहीं थी। उस समय की जो भी परिणाम आए, विपक्ष ने भी उसको माना और पक्ष ने भी माना, क्योंकि हमारे भारत में उस समय बहुत ही कहिए कि एक दूसरे पर विश्वास भी था। ठीक है, विपक्ष है तो हमारा पक्ष जो है उसकी मनमानी को रोक सकता है, उनको बहुत आगे अपनी मनमानी करने पर रोकता है। ये सभी चीज़ें कि विपक्ष का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन शुरुआती दौर में जो हम लोगों ने अपने भारत में आम चुनाव करवाए, ये काफ़ी टाइम टेकिंग था। इसलिए टाइम टेकिंग था कि उस वक्त हमारे देश में आज के समान इतने कहिए कि टेक्नोलॉजी नहीं आया हुआ था और ना ही इतनी सुविधाएं थी जो कि तुरंत हो जाता है। आज के दौर में कितना दिन लगता है, 4 से 5 दिन में परिणाम भी आ जाते हैं। तो उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक दूसरे से कांटेक्ट करना भी बहुत बड़ी बात थी। एक दूसरे जगहों पर चुनाव करवाना, ये करते करते चुनाव करवाने में ही 6 महीने लग गए। तो ये सभी चीज़ों के आधार पर चाहे तो हम इसे 1951 मान सकते हैं, या ये चुनाव जो थे 1952 भी कहा जा सकता है। तो या 52 की चुनाव कहें या 51 की चुनाव कहें, तो ये चुनाव जो हुए बहुत ही निष्पक्ष और स्वच्छ माना गया। हारने वाले के द्वारा भी इन लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। तो ये सभी चीज़ों के आधार पर हम लोगों ने देखा कि 1952 का जो परिणाम आया, चुनाव के परिणाम जो आए वो कांग्रेस के पक्ष में आए। क्योंकि पूरी दुनिया में हम लोग दुनिया में कह रहे हैं, भारत में ये कांग्रेस की मांग थी। कांग्रेस लोगों की एक चहेती पार्टी भी कह सकते हैं इसको। लोगों का पूर्ण विश्वास कांग्रेस के प्रति था। हमारे देश के अंतर्गत इस कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे जितने भी दिग्गज बैठे हुए नेता थे, ये सभी देश के एक चहेते नेता थे। लोग उनकी बातों को समझते थे, वो लोगों को समझते थे। तो इस तरह से बहुत ही कहिए कि ये बहुत ही उनके प्रति जो था लोगों का आस्था और विश्वास था, जिसके आधार पर उस समय कांग्रेस ने अपनी सफलता को चुनाव के दौरान प्राप्त किया और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। अब कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी, इसमें प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और प्रथम राष्ट्रपति बने हमारे देश के राजेंद्र प्रसाद। और इस तरह से इन लोगों ने 1952 में गोपनीयता की शपथ लेते हुए, गृह मंत्री सरदार पटेल उस समय थे और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम राष्ट्रपति जो बनाए गए वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके सेकंड आम चुनाव को भी देखेंगे कि किस तरह से प्रथम आम चुनाव के बाद 1952 से 1967 तक हमारे भारत में कांग्रेस की सरकार रही। इसके बाद के आम चुनाव के विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।